आप लोग का टॉपिक चल रहा है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में आपको प्रथम वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अब इस वीडियो के अंतर्गत आपको भारतीय उत्पत्ति एवं मिश्रित जातियों से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरा मत जो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया जाता है वह है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला मत है अग्निवंशीय या अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निवंशीय या अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के समर्थक हैं चंद्रबरदाई। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इस मत का प्रतिपादन किया है। कर्नल टॉड ने काफ़ी हद तक चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो को स्वीकार किया है। मोहनोद नैन्सी दी ख्यात इनकी पुस्तक है और उसके अंतर्गत इस मत को माना गया है। सूर्यमल मिश्र, जिनकी पुस्तक का नाम वंश भास्कर है, उन्होंने इस मत को स्वीकार किया है। प्रारंभ में पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो में हमें यह कथा प्राप्त होती है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस कथा के अनुसार आबू पर्वत पर रहने वाले वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य आदि ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे और उस समय दैत्यों ने मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। अतः इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने इसी अग्निकुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। इन योद्धाओं के नाम थे परमार, प्रतिहार, चालुक्य। ये तीनों भी जब रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जिसका नाम था चौहान। यह डील डॉल में अच्छा खासा हथियारों से सुसज्जित था और इस योद्धा ने आशापुरी को अपनी देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया और इस तरह से राजपूतों का जन्म हुआ। इसी कथा को मोहनोद नैन्सी ने, सूर्यमल मिश्र ने बड़ा चढ़ाकर अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत किया है। बाद में चारणों, भाटों ने इस उत्पत्ति को सत्य मानकर अनेक ग्रंथों में इसे प्रतिपादित किया। कर्नल टॉड ने भी इस मत को स्वीकार किया कि राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने संबंधी अपने मत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने यह कहा कि विदेशियों को भारतीय करने के लिए अग्नि से या अग्निकुंड द्वारा उन्हें शुद्ध किया गया और यही मत विलियम क्रुक ने भी दिया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि राजस्थान से संबंधित जो रासो और ख्यात संबंधी ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत और कर्नल टॉड और विलियम क्रुक ने इस मत को माना है। इस मत की यदि हम समीक्षा करते हैं या इसका जो विपक्ष हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत स्वाभाविक है कि अग्निकुंड से मानव की उत्पत्ति अपने आप में ही अतार्किक और अव्यावहारिक है। इस बात को कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता कि इस तरह से अग्निकुंड से भी व्यक्ति की उत्पत्ति हो सकती है। डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत ने इसे पृथ्वीराज रासो के रचयिता की दिमाग की उपज कहा है। इन वर्ड्स पर जो सेंटेंस मैं बता रही हूँ इन पर ध्यान रखिएगा। जगदीश सिंह गहलोत पृथ्वीराज रासो के रचयिता की दिमाग की उपज कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे केवल मात्र कवियों की मानसिक कल्पना का फल, अविश्वसनीय, बनावटी और अव्यावहारिक बताया है। जीएन शर्मा ने कहा है कि कोई भी इतिहास का विद्यार्थी यह मानने के लिए उद्यत नहीं हो सकता कि अग्नि से योद्धाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। सीवी वैद्य ने भी इस कथा को कवि कल्पना कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे भाटों की कल्पना की उपज मात्र कहा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे तथ्य रहित कोरी गल्प कहा है और ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जाति की उत्पत्ति की महत्ता निर्धारित करने का प्रयास मात्र कहा है। वस्तुतः अग्निकुंड से शुद्धिकरण या उत्पत्ति की मान्यता निर्मूल और निराधार है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धिकरण आंदोलन के पहले इस तरह का शुद्धिकरण का प्रयास कभी नहीं हुआ। अग्नि के समक्ष शपथ लेने की धारणा भी कोरी कल्पना है। तो इस तरह से और इसके अलावा भी अनेक अभिलेखों में हमें राजपूतों के चंद्रवंशी या सूर्यवंशी होने की या उनके ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होने की बात पता चलती है। अतः हम इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते।
दूसरा मत है वैदिक क्षत्रियों की संतान। यहाँ एक ही लिख गया है, यह दो हैं, वैदिक क्षत्रियों की संतान। इसके समर्थक हैं गौरीशंकर हीरानंद ओझा, असोपा, जगदीश सिंह गहलोत और CV वैद्य। असोपा ये कहते हैं कि राजपुत्र क्षत्रिय जिन्हें कहा जाता था वही राजपूत कहलाए। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने भी इसी बात को समर्थित किया है कि जो क्षत्रिय थे, जो वैदिक क्षत्रिय थे, वही आगे चलकर राजपूत कहलाए। इस संदर्भ में बहुत से ग्रंथों का उदाहरण भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है, गौरीशंकर ओझा ने कहा है कि राजपुत्र शब्द को कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कालिदास की मालविकाग्निमित्र, अश्वघोष के सौंदर्यनंद और बाणभट्ट के हर्षचरित एवं कादंबरी ग्रंथों में अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। कौटिल्य ने राजा के पुत्रों के लिए प्रयोग किया है, कालिदास और अश्वघोष ने सामंतों के पुत्र के रूप में किया है। कल्लड़ ने राजपुत्र शब्द का प्रयोग भूस्वामियों के लिए किया है, लेकिन इन्हें राजपूतों के 36 वंशों से संबंधित स्वीकारा है। चीनी यात्री वेनसान, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने भी राजाओं के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है। वेदों और उपनिषदों में राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से राजपूत या राजन्य या क्षत्रिय जिन्हें कहा गया वही आगे चलकर राजपुत्र कहलाए। इसके विपक्ष में मत देते हुए या इसकी समीक्षा करते हुए कहा जाता है कि राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजवंशीय था, जो कि विभिन्न वर्णों से था। जैसे शुंग ब्राह्मण थे, लेकिन उनके लिए भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। नंद निम्न जाति से थे, लेकिन उनके लिए भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह से प्राचीन काल में विभिन्न वर्णों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्षत्रिय और राजपुत्र दो अलग अलग वर्ण थे, अतः यह मानना कि राजपूत और जो थे वो क्षत्रियों की संतान थे, यह गलत होगा। भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी खिजर जाति से संबंधित बताया है, तो भी ये मत गलत हो गया। कनिंगम ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई है, तो यह भी गलत हुआ। और GN शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। तो इस तरह से यदि हम विभिन्न मतों को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई या नहीं हुई, इस संदर्भ में विभिन्न मत दिए गए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो तीसरा मत दिया गया है, वह मत दिया गया है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का, कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। इस मत के समर्थक हैं DR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और कुंभा ने जो जयदेव की गीत गोविंद की पुस्तक पर टीका लिखी है उसके अंतर्गत। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी इस मत का समर्थन किया है। भंडारकर ने अपने मत की पुष्टि के लिए बिजोलिया शिलालेख और सुंडा शिलालेख का प्रमाण दिया है। बिजोलिया शिलालेख में उन्होंने कहा है कि वासुदेव के उत्तराधिकारी वासुदेव चौहान वंश का प्रथम राजा था। वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यह वासुदेव वही है जिसे डॉक्टर भंडारकर ने वासुदेव वहमन के स्थान पर वासुदेव चहमान पढ़ा है। कायम खानासों में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र से मानी गई है, जो जमदाग्नि गोत्र का ब्राह्मण था। इस कथन की पुष्टि सुंडा और आबू अभिलेख से भी होती है। इसी प्रकार डॉक्टर भंडारकर गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा के कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गुहिल वंशी राजपूतों को नागर जाति के ब्राह्मण गोहे दत्त का वंशज बताया है। स्मिथ ने चंदेल राजपूतों को मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित बताया है। दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण स्वीकार किया है और ये कहा है कि ब्राह्मणों ने अस्त्र उसी प्रकार उठाए जिस प्रकार शुंगों, सातवाहनों, कदम्बों और पल्लवों ने उठाए थे। आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म को धारण किया। इस परिस्थिति में उन्हें क्षत्रियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। चंदेल भी अपने आप को चंद्रमा और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बताते हैं। इसी तरह आबू के प्रतिहार स्वयं को वशिष्ठ ऋषि की संतान मानते हैं।
लेकिन यदि इसका हम विरोध देखते हैं या इसकी समीक्षा करते हैं तो डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से नहीं मानते थे। उनका मानना था कि द्विज, ब्रह्म, क्षत्रिय, विप्र आदि शब्दों से भंडारकर को भ्रम हो गया है। इन शब्दों का प्रयोग क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति के लिए हुआ, न कि ब्राह्मण जाति के लिए। राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के सूचक हैं। जब वे अलग अलग स्थान पर जा बसे तब उन्होंने अपने पुरोहितों के गोत्रों को स्वीकार कर लिया, उन्हें धारण करने लगे। शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम मिलते हैं वे प्राचीन प्रणाली के अनुरूप उनके संस्कार कराने वाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके मूल्य के सूचक। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में चौथा मत दिया जाता है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी होने से संबंधित मत। इस मत के समर्थक जगदीश सिंह गहलोत, दशरथ शर्मा आदि विद्वान हैं। इस मत के संदर्भ में बहुत से अभिलेखों का उदाहरण प्रदान किया गया है। इस मत के लिए हम ये मान सकते हैं कि जब दूसरे लोगों ने अपनी उत्पत्ति देवताओं से बताना शुरू किया तो राजपूतों ने भी अपनी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शाखाओं से बताना शुरू कर दिया और चारणों ने अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए इसे स्वीकार कर लिया। इस संदर्भ में बहुत से अभिलेखों के उदाहरण हैं, जैसे 971 ईस्वी का नाथ अभिलेख, 977 ईस्वी का आठपुर अभिलेख और 1285 ईस्वी का आबू शिलालेख, 1428 ईस्वी का श्रृंगी ऋषि के लेख में गुहिल वंशी राजपूतों को रघुकुल सूर्यवंशी थे। रघुकुल से तात्पर्य राम के महाराजा राम के वंश है से उत्पन्न बताया गया है। ओझा ने अपने मत के समर्थन में इन सारे उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। भोज के ग्वालियर अभिलेख और बाऊ के जोधपुर अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। चंदेल अभिलेखों के अनुसार चंदेल चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। हरसोल अभिलेख के अनुसार परमार राजपूत क्षत्रिय थे। 1230 ईस्वी के तेजपाल मंदिर के शिलालेख के अनुसार धूम्रपाल और परमार शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। सीकर जिले के हर्षनाथ मंदिर से मिले शिलालेख के अनुसार चौहानों के पूर्वज सूर्यवंशी थे। जालौर और नाडौल से प्राप्त 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में राठौड़ों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। पृथ्वीराज विजय, हम्बीर महाकाव्य, सुजान चरित आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। ओझा का मत है कि चालुक्य सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की सभी 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यदुवंशी बताया है। यदि हम इसकी समीक्षा करते हैं तो समीक्षा के अंतर्गत हम मान सकते हैं गोपीनाथ शर्मा और ओझा के इस मत को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार कि राजपूतों को सूर्यवंशी बताने के लिए उनका संबंध न केवल प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु से जोड़ दिया गया और इस मत का समर्थन चारणों और भाटों ने उनकी प्राचीनता और उनकी विद्वता को प्रसिद्ध करने के लिए और भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया। चारणों और भाटों ने राजपूतों का संबंध इंद्र, पद्मनाभ, विष्णु आदि से जोड़कर एक काल्पनिक वंश क्रम ही बना डाला। वस्तुतः इस मत के प्रतिपादक ही राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसी निश्चित मत पर नहीं पहुंच पाए। अतः हम ये कह सकते हैं कि सूर्यवंशी या चंद्रवंश से राजपूतों के संबंधों को जोड़ना अभिलेखों के अंतर्गत ये उनकी महानता या उनकी प्राचीनता को प्रदर्शित करने का एक उदाहरण मात्र था। इस संदर्भ में तीसरा मत दिया जाता है मिश्रित जातियों से उत्पत्ति। अनेक विद्वानों ने राजपूतों को पूर्ण रूप से विदेशियों या प्राचीन भारतीय आर्य क्षत्रियों की संतान मानने की अपेक्षा मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए राजपूतों को देशी और विदेशी दोनों जातियों की मिश्रित संतान माना है, जैसे जीएन शर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा आदि।
इन विद्वानों का मत है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक भारत में शक, पल्लव, हूण आदि विदेशी जातियों के लोग बड़ी संख्या में आए और यहीं बस गए और धीरे धीरे भारतीय समाज में ही विलीन हो गए। भारतीय समाज में इनका विलयन या विलय किसी वर्ण या जाति में हुआ होगा। चूँकि ये विदेशी जातियाँ युद्धोपजीवी थीं, अतः प्रारंभ में भारतीय क्षत्रियों से इनका संघर्ष हुआ, किंतु धीरे धीरे विजेता या अन्य रूपों में ये भारत में ही बस गई, क्योंकि हमें कहीं भी ये उदाहरण प्राप्त नहीं होता कि जो विदेशी जातियाँ भारत में आईं उनका पलायन भारत के बाहर हुआ। जैसे मुसलमान भारत में रच बस गए, ऐसे ही ये विदेशी जातियाँ भी भारत में रच बस गईं। इन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को स्वीकार कर लिया, तो भारतीयों ने भी अपनी संस्कृति में इन्हें समाहित कर इनके गुणों के आधार पर इन्हें समाज में स्थान प्रदान कर दिया। सामरिक प्रवृत्ति के लोग क्षत्रियों के अधिक निकट आ गए। कालांतर में विवाह और समान रीति रिवाजों के कारण इनके मध्य पृथकता की जो रेखा थी वो समाप्त हो गई और वे भारतीय क्षत्रियों के वर्ण में मिल गए। इस प्रकार देसी और विदेशी दोनों रक्तों के मिश्रण से राजपूत जाति अस्तित्व में आई। गोपीनाथ शर्मा का मत है कि प्राचीन काल में अपना पृथक अस्तित्व खोकर जिन विदेशी जातियों का भारतीय समाज में विलीनीकरण हुआ, उनमें से कुछ क्षत्रियों में विलीन हुई। इन विदेशियों के रक्त से मिश्रित जाति ही राजपूत जाति थी। यह सामाजिक उथल पुथल और रक्त मिश्रण का परिणाम थी। 977 ईस्वी के शक्ति कुमार के शिलालेख में हूण कन्या हरिया देवी का विवाह गोहिल वंश के राजा अल्लट के साथ होना इस रक्त मिश्रण का प्रमाण है। कालांतर में जब इस मिश्रित जाति के हाथ में राजसत्ता आई तो ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रियों की संज्ञा दे दी। वे राजपुत्र कहलाने लगे। मुसलमानों के आगमन पर यह राजपुत्र लौकिक भाषा में राजपूत कहलाने लगे, किंतु डॉक्टर शर्मा सभी राजपूत वंशों की उत्पत्ति इस रूप में अर्थात मिश्रित जाति से नहीं मानती। कुछ की उत्पत्ति मिश्रित जाति से मानते हैं। इस संबंध में उनका कथन है कि संबंध में इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी क्षत्रियों का विदेशियों से संपर्क न हुआ और कुछ वंशों ने अपना स्वतंत्र स्थान बनाए रखा। अब इसके विपक्ष में यदि हम मत देते हैं तो ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि राजपूत लोग प्राचीन काल के क्षत्रियों की शुद्ध संतान हैं। भंडारकर इन्हें ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। इस तरह से हम जीएन शर्मा के इस मत को भी इसके अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं कि सभी राजपूत जो थे वो इनकी संतान नहीं थे। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ के विभिन्न मतों का अध्ययन करने के पश्चात हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। एक ओर जहां धार्मिक ग्रंथों, चारण साहित्यों और अभिलेखों में राजपूतों की उत्पत्ति को दैवीय मानकर उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न ब्रह्मा का पुत्र, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय व ब्राह्मण वंशी बताकर उच्च स्थान प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी ओर इन्हें विदेशी या मिश्रित जाति की संतान सिद्धांत सिद्ध करने वाले विद्वानों की भी कमी नहीं है। वस्तुतः इस प्रश्न पर अभी गहन शोध की आवश्यकता है। फिर भी निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि इन्हें विदेशी या अनार्यों की संतान मानना राष्ट्र के गौरव का अपमान करना है। अतः कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा वंश था, राजपूत जाति एक ऐसी जाति थी जिसने भारतीय इतिहास में महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा था और एक लंबे समय तक भारतीय इतिहास का नेतृत्व अपने हाथों में रखा था। धन्यवाद।